हेलो दोस्तों, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कशंस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो हमारा 22 चैप्टर चल रहा है वो डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 7 रहने वाला है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो बिल है वो जो 4 टाइप्स के जो बिल क्लासिफाइड कर रखे हैं, जिसमें हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और अमेंडमेंट बिल। इन 4 बिल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज ये समझेंगे कि ऑर्डिनरी बिल किसे कहते हैं, मनी बिल्स किसे कहते हैं, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। फिर अमेंडमेंट बिल किसे कहते हैं। ये 4 बिल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्लियामेंट में जो डिफाइन किए गए हैं, क्लासिफाइड किए गए हैं 4 टाइप्स के बिल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी जो हमारा पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है उसमें हमने 6 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं, तो वो सारे आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे आप वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या आप स्कूल्स में भी अगर पढ़ रहे हैं, कोई स्कूलिंग स्टूडेंट भी अगर ये वीडियोस देख रहा है तो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि 8th क्लास में आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज हम एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्स के बारे में, जो मेनली जो पार्लियामेंट काम करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो कहते किसे हैं। देखिए, अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, जिसे हम साधारण बिल भी कहते हैं या विधेयक की भी हम बात करते हैं, इसको हम हिंदी में विधेयक भी कहते हैं। बिल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विधेयक। अगर हम बात करते हैं जो ऑर्डिनरी बिल है वो 3 स्टेजेस में होती है। यानी कि आपका होगा पहले फर्स्ट रीडिंग, फिर होगा सेकेंड रीडिंग, सेकेंड रीडिंग के बाद आएगा आपका थर्ड रीडिंग। उसमें भी अगर हम बात करें जो सेकेंड रीडिंग है उसमें 3 सब स्टेजेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कमेटी स्टेज और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कॉन्सिडरेशन स्टेज। यानी कि अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में तो ये आपके सबसे पहले 3 स्टेज में देखने को मिलेगा। 3 स्टेज में कौन कौन सा, यानी कि सबसे पहला होगा आपका फर्स्ट रीडिंग, फिर होगा आपका सेकेंड रीडिंग और थर्ड होगा आपका थर्ड रीडिंग। और वहीं पे अगर हम सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 3 सब स्टेज और देखने को मिलेगा। अभी मैंने जस्ट बताया कि जो इसमें पहला जो सब स्टेज था वो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस। जनरल डिस्कशंस में क्या होता है कि हम जनरल वे में डिस्कस करते हैं, जो भी बिल्स है उसके जो प्रिंटेड कॉपीज है वो हाउस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, उसके बाद जनरल डिस्कस किया जाता है। ये आज मतलब थोड़ी देर में हम इसको पूरा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कमेटी स्टेजेस में क्या होते हैं, जो सेलेक्ट हो जाते हैं या फिर बात करते हैं जो ज्वाइंट कमेटी होती है उनके द्वारा एग्जामाइंस किए जाते हैं बिल्स पे। अगर कोई अमेंडमेंट है या प्रोविंस है उसमें चेंज करना हो तो ये सारी चीजें कमेटी स्टेज पे किए जाते हैं। फिर बात करते हैं जो कॉन्सिडरेशंस होते हैं, इसमें हाउस में डिस्कस किए जाते हैं, वोट्स किए यानी कि वोट्स हाउस के अंदर किए जाते हैं, फिर इसको आगे पास कर दिया जाता है। जो भी अमेंडमेंट करना हो या जो भी चेंजेस करना हो वो सब करने के बाद इसे आगे कर दिया, यानी कि दूसरे हाउसेस में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट रीडिंग के बारे में। अगर हम फर्स्ट रीडिंग की बात करते हैं, जो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है जिसे हम साधारण विधेयक भी कहते हैं, उसको किसी भी लोअर यानी कि जो हम बात करते हैं पीपल हाउस यानी कि पीपल ऑफ द हाउस के बारे में या लोकसभा के किसी भी मेंबर्स के द्वारा क्या है हाउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यानी कि जो भी बिल लाया जा रहा है ऑर्डिनरी के रिगार्डिंग में, तो जो लोकसभा का जो सदस्य होगा वो लोकसभा के अंदर ही क्या करेगा, सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस कराएगा कि वो बिल किस चीज के रिगार्डिंग में। यहाँ पे अभी हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम सेकंड हाउस की बात करें। तो यहाँ पे जो हाउस है सीधा सीधी समझिएगा कि यहाँ पे जो हाउस का मतलब है लोकसभा। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं हाउस के, कोई भी एक मेंबर जिसके द्वारा जो बिल लाया जाता है उसके द्वारा क्या किया जाता है, फर्स्ट रीडिंग में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब बिल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तब इसको पब्लिश किया जाता है गैजेट ऑफ इंडिया के फॉर्म में। जब पब्लिश होने लगता है यानी कि बिल पब्लिश होने से पहले, इंट्रोड्यूस होने से पहले, इसमें अगर हम बात करें तो सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें फिर फर्स्ट रीडिंग में इसमें किसी भी तरीके का कोई डिस्कस नहीं किया जाता है, सिर्फ इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि बिल किसके रिगार्डिंग में या बिल में क्या है। फिर बात करते हैं जैसे कि इसमें जो गैजेट कॉन्स्टिट्यूट फंड है या सॉरी जो गैजेट कॉन्स्टिट्यूट्स है, फर्स्ट रीडिंग में इसको क्या किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। फिर
इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट समझिए कि जो फर्स्ट रीडिंग होता है ना, तो उसमें लोकसभा के किसी भी मेंबर्स के द्वारा, यानी कि जिस सदस्य के द्वारा बिल, ऑर्डिनरी बिल लाया जा रहा है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इंट्रोड्यूस होने के बाद इसको गैजेट ऑफ इंडिया के फॉर्म में इसको पब्लिश करवा दिया जाता है। इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई डिस्कशंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग की बात करते हैं तो जो भी डिस्कशंस होता है, जो भी अमेंडमेंट करना हो, वो सेकेंड रीडिंग में ही होता है। और जो भी इसमें, अगर जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें भी हमें 3 सब स्टेज देखने को मिलता है, डिस्कशंस के रिगार्डिंग, अमेंडमेंट के रिगार्डिंग, क्या जो भी बिल्स के अंदर चेंजेस करना हो, ये सेकेंड रीडिंग में ही होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो स्टेज ऑफ हमारा जनरल डिस्कशन है, इसमें जो पहले तो प्रिंटेड करवा लिया जाता है, जो भी बिल है उसको प्रिंटेड करके हर एक मेंबर्स के पास उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद इस पर क्या है, जो भी जनरल वे में इस पर डिस्कशंस किया जाता है। क्या किया जाता है, इस पर जनरल वे पे डिस्कशन होता है, डिटेल में डिस्कशन नहीं किया जाता। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे जनरल डिस्कशन है तो यहाँ पे सिर्फ जनरल वे में डिस्कस किया जाएगा, ना कि पूरे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद क्या है, बिल इमीडिएटली क्या है, जो भी कंसिडरेशंस है या बात करते हैं जो रेफर है, बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास या ज्वाइंट कमेटी के पास उसको भेज दिया जाता है, जैसे ही जनरल डिस्कशंस होता है उसके बाद ही। फिर बात करते हैं जो कमेटी स्टेज होता है, इसमें जो भी चेंजेस है या अमेंडमेंट है वो कमेटी स्टेजेस में किए जाते हैं। यानी कि ये समझिए कि जो सेकेंड रीडिंग में जब हम कमेटी स्टेज की बात करते हैं, इसके पास जब बिल आता है, ऑर्डिनरी बिल आता है, तो इसमें जो भी डिबेट होता है, डिस्कशंस होता है, या जो भी अमेंडमेंट करना हो वो इसी में चेंज होता है। इसके बाद क्या है, इसको अगले हाउसेस में भेज दिया जाता है। या अगर बात करें तो इसे, अगर हम बात करते हैं बिल को दोबारा से हाउस में भेजना हो, तो इसे हम दोबारा हाउस में भेज सकते हैं। ये कमेटी स्टेज पे होता है। फिर वहीं पे अगर हम तीसरी कमेटी की बात करते हैं, सॉरी तीसरी स्टेज की बात करते हैं, जो कि हमारा है कंसिडरेशन स्टेज। इसमें क्या किया जाता है, बिल, जो भी बिल है, क्लाउजेस बाय क्लाउजेस इस पे डिस्कस किया जाता है, वोट किया जाता है। अमेंडमेंट हो तो उसको अमेंडमेंट किया जाता है, नहीं तो इसे हटा दिया जाता है। फिर इसको एक्सेप्ट करके आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब हम थर्ड रीडिंग पे आते हैं तो इसमें किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। इसमें बिल्स के अंदर जो भी चेंजेस करना होता है वो ऑलरेडी सेकंड स्टेज में हो जाता है। इसमें बस 2 चीज होते हैं, या तो बिल को एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट मतलब वापस भेज देना, एक्सेप्ट का मतलब उसको स्वीकार करके आगे भेज दिया जाता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन, सॉरी अमेंडमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसमें बात करते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, वोटिंग्स होती है सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, और बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसे नेक्स्ट हाउसेस के लिए, यानी कि सेकंड हाउसेस के लिए इसे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। यानी कि इन शॉर्ट समझिए, जब थर्ड रीडिंग स्टेज से जब कोई बिल निकलता है तब उसे कहाँ भेजा जाता है, लोकसभा में भेज दिया जाता है। फिर बात करते हैं कि जो अगला पॉइंट है हमारा, इसमें क्या है, जो भी हमारा जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, संसद में जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं हाउसेस के, वो क्या करते हैं, इसको ट्रांसमिट कर देते हैं अगले हाउसेस के लिए, यानी कि राज्यसभा के लिए। ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं, यानी कि जो एक साधारण बिल होता है को संसद के द्वारा तभी पारित माना जाता है जब संसद में के दोनों सदन में उसे क्या मिलता है, जो हमारा बिल है या ऑर्डिनरी है उसको साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है, तभी उसको क्या माना जाता है, पास, ऑर्डिनरी बिल को पास माना जाता है। इन शॉर्ट समझिए इस लाइन को कि जो हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, जब दोनों में सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ऑर्डिनरी बिल को पास कर दिया जाता है, तभी इस बिल को क्या माना जाता है, पास माना जाता है। और उसके बाद प्रेसिडेंट इस पे जब अपने साइन कर देते हैं तो ये हमारा एक्ट बन जाता है। इसको भी हम आगे देखेंगे, पहले अभी थर्ड रीडिंग समझ लीजिए। तो थर्ड रीडिंग में ये था कि इसमें किसी भी तरीके का आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें किसी तरीके का कोई अमेंडमेंट नहीं किया जाता। इसमें सिंपली, इसमें आपको किसी भी तरीके का ना डिबेट डिस्कशन कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बस इसमें या तो 2 चीज होगा, या तो इसे एक्सेप्ट किया जाएगा या इसे यानी कि एक्सेप्ट किया जाता तो ठीक है, नहीं तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद करते हैं जब ये सेकंड हाउसेस में आता है, तो जब हम सेकंड हाउसेस की बात करते हैं तो सिमिलर वही प्रोसेस सेकंड हाउस में भी होता है, यानी कि राज्यसभा में भी सेम आपको यही प्रोसेस देखने को मिलेगा जो अभी हमने लोकसभा में देखा था। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, जब बिल राज्यसभा में आता है तो सेम उसी 3 स्टेजेस पे इसको गुजरना होता है, जैसे कि हमने भी बात किया था, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में ही हम बात करते हैं
कि जो भी चेंजेस किया हो, करना हो, अमेंडमेंट करना, वो सेकंड रीडिंग में ही होगा। उसमें चार चीजें यानी कि बात रखी गई, जैसे कि जब वो सेकंड रीडिंग के स्टेज पे आएगा कोई ऑर्डिनरी बिल, तो यानी कि वो पास होना चाहिए विदाउट किसी तरीके के अमेंडमेंट का, यानी कि जो बिल्स आया है वो बिना संशोधन के बिल क्या हो सकता है, या तो पास हो सकता है। फिर बात करते हैं बिल में कोई अमेंडमेंट किया है करना हो, या उसे दोबारा से फर्स्ट हाउस में भेजा जा सकता है, यानी कि जो बिल है उसको संशोधन के साथ फिर से उस पर विचार करने के लिए क्या है, जो हमारा फर्स्ट हाउस है यानी कि लोकसभा है, तो उसमें भेजा जा सकता है, या तो बिल लोग राज्यसभा में क्या है रिजेक्ट किया जा सकता है। फोर्थ की बात करते हैं, तो यदि इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाते हैं, कोई भी एक्शंस नहीं लिया जाता है, तो इस तरह के जो बिल्स है उसको क्या किया जा सकता है, या तो पेंडिंग में रखा जा सकता है, यानी कि उसको पेंडिंग में भी रखा जा सकता है, आप ऐसा कह सकते हैं, यानी कि उसको बात करते हैं लंबित भी रख लिया जाता है। तो ये चार कंडीशंस आपको देखने को मिलेगा, चार अल्टरनेटिव्स देखने को मिलेंगे आपको सेकंड हाउस में। फिर बात करते हैं कि जो हमारे बोथ हाउसेस है, यानी कि जो राज्यसभा है, लोकसभा है, उसमें जब बिल पास हो जाता है तब वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के असिस्ट के लिए। यानी कि मान लीजिए कि कोई भी एक बिल है जो लोकसभा में लाया गया, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, तब वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। यदि उस पर प्रेसिडेंट अपना साइन कर देते हैं तब वो बिल से क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। बिल से क्या बन जाएगा, हमारा एक्ट, यानी कि कानून बन जाएगा। जो पहले विधेयक था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्या, विधेयक, जो हमारा विधेयक था, विधेयक से क्या बन जाएगा, हमारा कानून। और जैसे ही ये कानून बनेगा तो ये कानून की किताब में मेंशन हो जाएगा, यानी कि जो हमारी लॉ बुक है उसमें ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर बात करते हैं, इसमें एक चीज और समझिए कि यदि मान लीजिए जो सेकंड हाउस है उसमें बिल को क्या है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो इसमें विधेयक को क्या है संशोधन यानी कि अमेंडमेंट के साथ साथ क्या है, अमेंडमेंट के साथ इसको पब्लिश कर दिया जाता है, या मान सकते हैं कि इसे पारित कर दिया जाता है। तो जिससे पहले की क्या है, पहले जो हमारा फर्स्ट हाउस है यानी कि जो हमारा लोकसभा है द्वारा इसे क्या है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, तो यदि बात कीजिए जो हाउस है वो 6 महीने तक जो हमारा बिल्स है पर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो इसको क्या माना जाएगा, गतिरोध, यानी कि इसको हम बात कर सकते हैं इसे डेडलॉक माना जाएगा। तो और इस कंडीशंस में क्या होगा, प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बिठाएगा और तब जाकर के उस बिल पे आगे की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग के बाद दोबारा से जो बिल्स है उस पर डिस्कशंस होगा, अमेंडमेंट होगा, वोटिंग होगा। तो ये आपको किसमें, ज्वाइंट सिटिंग के पास देखने को मिलेगी। और ज्वाइंट सिटिंग किसके द्वारा बुलाई जाएगी, प्रेसिडेंट के द्वारा। फिर बात करते हैं यानी कि मेजोरिटी जो मेंबर्स हैं ज्वाइंट सिटिंग्स में दोनों हाउसेस में, जब ये बिल को पास कर दिया जाएगा तब ये दोबारा किसके पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट के पास ये साइन होने के लिए चला जाएगा। और प्रेसिडेंट जैसे ही इस पे साइन करेंगे तो ये बिल से क्या बन जाएगा, हमारा एक्ट बन जाएगा। ये प्रोसेस होता है सेकंड हाउसेस में। अब बात करते हैं असिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति की सहमति क्यों जरूरी होती है किसी भी बिल पर उनके साइन के लिए। तो जब हमने चैप्टर 17 डिस्कस किया था प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में, तो उसमें हमने बिल्स पावर देखी थी प्रेसिडेंट के बारे में। उस चैप्टर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पे मेनली जो मेन पॉइंट्स है हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया भी कहते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो प्रथम नागरिक है हम प्रेसिडेंट को ही कहते हैं। तो जब कोई भी बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाता है तब वो किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास भी क्या है, हमें 3 अल्टरनेटिव्स देखने को मिलता है। पहला अल्टरनेटिव क्या मिलता है, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को अपना असिस्ट दे दे, यानी कि उसको विधेयक को मंजूरी दे दे। दूसरा क्या देखने को मिलता है, या तो प्रेसिडेंट उस बिल को क्या कर ले, विथ होल्ड, यानी कि अपने पास रोक करके रख ले। तीसरा क्या होता है, या तो वो बिल प्रेसिडेंट के द्वारा क्या करे, दोबारा से विचार करने के लिए, दोबारा से डिस्कस करने के लिए वो दोबारा से दोनों हाउसेस में क्या कर दे, रिटर्न कर दे। तो ये 3 अल्टरनेटिव देखने को मिलता है हमारे प्रेसिडेंट के पास। एक फिर आगे अगर बात कीजिए, जब बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की असिस्ट मिल जाती है, यानी कि जब प्रेसिडेंट किसी भी बिल को परमिट कर देता है तो बिल क्या बन जाता है, हमारा एक्ट बन जाता है, यानी कि कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। और वो जो यानी कि जो हमारा कानून की बुक है, यानी कि जो कानून की किताब है उसमें जाकर के वो ऐड हो जाता है। फिर बात करते हैं कि यदि प्रेसिडेंट किसी भी बिल को असिस्ट नहीं करता, अपने पास होल्ड करके रख लेता है, तो बिल क्या होता है, वहीं पे एंड हो जाता है। क्या हो जाता है, वो बिल वहीं पे खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि यदि प्रेसिडेंट के द्वारा बिल
दोबारा से विचार करने के लिए भेजा जाता है और सेकेंड टाइम पे भी दोनों हाउसेस से पास होकर के दोबारा प्रेसिडेंट के पास आता है, तो प्रेसिडेंट को यानी कि मैंडेटरी बन जाता है, यानी कि ये अनिवार्य हो जाता है कि वो उसको क्या करे, असिस्ट कर दे, यानी कि उसको स्वीकार कर ले। तो ये हमें प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में असिस्ट देखने को मिलता। अब बात करते हैं हम अपना मनी बिल के बारे में। अगर हम मनी बिल की बात करें तो जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, धन विधेयक भी कहते हैं। मनी बिल की जो डिफिनेशंस है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगा। फिर वहीं पे बात करते हैं जो मनी बिल है, जिसमें सिर्फ इसमें एक चीज याद रखिएगा कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही क्या है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसे किसी भी कोर्ट में ये जाकर के नहीं कहा जा सकता है कि ये मनी बिल नहीं था फिर भी इसको मनी बिल डिक्लेयर कर दिया। ये सारी चीजें भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये समझिए कि जो मनी बिल है उसकी जो डिफिनेशन है कि क्या ये मनी बिल होगा या नहीं होगा, किस मैटर से डील करेगा, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगा। यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चंस भी निकल के आए कि अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि जो मनी बिल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के किस आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलता है। तो मनी बिल्स की बात करते हैं तो मनी बिल्स के अंदर में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका कोई भी टैक्स है, टैक्स को इम्पोज करना, अबोलिशंस करना, रेमिशंस करना, अल्टरनेशंस या रेगुलेशंस टैक्स के रिगार्डिंग में, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशंस का आर्टिकल 110 में देखने को मिलेगा। फिर इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मनी जो उधार लिए जाते हैं उसके रेगुलेशंस के रिगार्डिंग आपको देखने को मिलेगा मनी बिल्स में। फिर बात करते हैं जो भी हमारा कस्टोडी या जो कॉन्सुलेटेड फंड है भारत का, यानी कि हमारी कंट्री का। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज फंड ऑफ इंडिया, जो भी निकाले जाते हैं या उसमें पैसे डाले जाते हैं, ये सारी चीजें आपको मनी बिल्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिर एप्रोप्रिएशंस की बात करते हैं, मिल्स जो पैसे जो निकाले जाते हैं किससे, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से। फिर जैसे बात करते हैं डिक्लेरेशंस ऑफ जो भी खर्च किए जाते हैं या जो भी चार्जेस होते हैं कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, या जो भी इंक्रीजेस होते हैं एक्सपेंडिचर्स, ये सारे मैटर्स आपको किसमें देखने को मिलेगा, मनी बिल्स के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, जो मनी बिल्स है उसके अंदर 3 ऐसी जो स्पेसिफिक चीजें हैं जो इसको मनी बिल बनाता है। जैसे कि बात करते हैं इम्पोज ऑफ फाइन्स, जो भी अदर्स पेशनरी पेनल्टीज है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे हिंदी पे भी देख सकते हो, यानी कि जुर्माना या जो भी जो अदर्स इकोनॉमिक पनिशमेंट या पेनल्टीज कह सकते हो, आर्थिक दंड लगाना। वहीं पे फिर बात कर सकते हो जो भी डिमांड्स हैं, पेमेंट है, फीस किसके, फॉर सर्विसेज के लिए। फिर बात करते हैं जो भी इम्पोजिशंस है, एवोल्यूशंस है, रेमिनीज है, अल्टरनेशंस है, रेगुलेशंस ऑफ एनी टैक्सेस, एनी लोकल अथॉरिटीज, या फिर बात करते हैं बॉडी ऑफ लोकल परमिशन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो कि एक मनी बिल को क्या बनाता है, मनी बिल बनाता है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इट कैन नॉट बी क्वेश्चंस इन एनी कोर्ट, यानी कि इसके रिगार्डिंग में किसी भी कोर्ट में ये सवाल नहीं पूछा जा सकता है कि ये मनी बिल है या नहीं। क्यों, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए ये मनी बिल है या नहीं, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, तो जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। और जब लोकसभा का जो स्पीकर है वो जब ये डिक्लेयर कर देता है कि ये एक मनी बिल है, तो इसे फाइनल डिसीजन माना जाता है और उस बिल को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया जाता है। और सभी को मनी बिल डिक्लेयर नहीं किया जाता, जिसमें ये 3 कंडीशंस क्या हो, रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हो, तब उसे मनी बिल्स की कैटेगरी में रखा जा सकता है। ये रहा हिंदी में, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर्स फॉर मनी बिल, यानी कि जो धन विधेयक के लिए जो हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो मनी बिल है वो सिर्फ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कहाँ पे, लोकसभा में। और प्रेसिडेंट की इससे यानी कि पहले ही इससे प्रेसिडेंट यानी कि पहले ही प्रेसिडेंट से परमिशन ये ले लेते हैं। एक चीज और याद रखिएगा कि जो मनी बिल है वो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा 2 बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहला है आपका ऑर्डिनरी बिल, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। जैसे कि पहला है आपका ऑर्डिनरी बिल, और दूसरा है आपका अमेंडमेंट बिल,
यही दो बिल है जो कि प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ये चीज याद रखिएगा कि जो मनी बिल है वो प्राइवेट मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता। जब मनी बिल लोकसभा के अंदर पास हो जाता है तब इसे भेजा जाता है कहाँ पे, राज्यसभा में। राज्यसभा बात करते हैं कि जो हमारा अपर हाउस है, यानी कि जिसे हम बात करते हैं, देखिए जो मनी बिल्स के रिगार्डिंग में अगर हम बात करते हैं तो राज्यसभा की जो पावर्स है वो आपको लिमिटेड देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं राज्यसभा मनी बिल में ना तो इस मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, ना उसमें किसी भी प्रकार के चेंजेस कर सकता है, ये सिर्फ रिकमेंडेशन ही दे सकता है राज्यसभा। फिर वहीं पे बात करते हैं कि जो राज्यसभा है वो बिल्स को रिटर्न तो कर सकते हैं और बिना किसी रिकमेंडेशंस के टू लोकसभा विद इन 14 डेज, यानी कि जो राज्यसभा है किसी भी जो मनी बिल्स है उसको स्वीकार या संशोधन तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या कर सकता है राज्यसभा 14 दिनों के भीतर क्या है सिफारिश जो भी मनी बिल्स के यानी कि सिफारिश के साथ या बिना सिफारिश के साथ भी लोकसभा को मनी बिल लौटा सकता है। ऐसा ना करके भी क्या है विधेयक को दोनों सदन द्वारा पारित माना जाएगा। उसके बाद देखिए कि जब लोकसभा में बिल रिटर्न्स आते हैं या बात करते हैं या रिजेक्ट हो जाता है या और जो रिकमेंडेशन है उन सबको एक्सेप्ट करने के बाद, यानी कि इसी समझिए जब कोई जो बिल्स है लोकसभा में लौट आता है, रिटर्न आ जाता है, तो वह सभी सिफारिश को स्वीकार यानी कि अस्वीकार कर सकता है या उन्हें स्वीकार कर सकता है। फिर बात करते हैं कि प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारी कंट्री के जो राष्ट्रपति होते हैं या तो वो उसे सहमति दे दे या उसे रोक सकते हैं। तो राष्ट्रपति बिल वापस नहीं कर सकते। जो हम मनी बिल के रिगार्डिंग में बात करें तो मनी बिल में क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट सिर्फ दो चीज कर सकता है, या तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो मनी बिल है उसको असिस्ट कर दे, परमिशंस दे दे, उसकी अनुमति दे दे, या तो वो मनी बिल को रिटर्न ना करे, अपने पास ही होल्ड करके रख ले। मनी बिल्स के रिगार्डिंग में प्रेसिडेंट उन्हें दोबारा से डिस्कशंस के लिए नहीं भेज सकता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल के बारे में। तो जो फाइनेंशियल बिल है इसमें हम दो तरीके की बिल्स की बात करेंगे, यानी कि दो तरीके का आपको फाइनेंशियल बिल देखने को मिलेगा। एक है आपका फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, एक देखने को मिलेगा फाइनेंशियल बिल सेकंड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ी देर में हम डिस्कस करते हैं। पहले आप फाइनेंशियल बिल के बारे में समझो। अब जैसे देखो, अगर हम फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो ये डील करता है किसी फिजिकल मैटर, जैसे कि जो भी हमारा रेवेन्यू है यानी कि जो भी हमारी इनकम आ रही है या जो हमारा राजस्व है या जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना। तो ये यानी कि दो मैटर से क्या करता है रिलेट रहता है हमारा। फाइनेंशियल बिल की बात करते हैं तो ये हमें तीन टाइप्स की देखने को मिलता है। पहला है हमें मनी बिल्स के फॉर्म में, दूसरा हमारा है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, तीसरा है हमारा फाइनेंशियल बिल सेकंड। अब एक चीज ये याद रखिएगा कि जो हमारा मनी बिल है, जितने भी जो फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल होते हैं, लेकिन जितने भी जो मनी बिल है वो फाइनेंशियल बिल नहीं होता। ये चीज याद रखिएगा। देखिए, ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट अ मनी बिल। अब ये चीज थोड़ी देर में भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में आपको देखने को मिलेगा क्लॉज 1 यानी कि पार्ट 1 में, और दूसरा जो हमारा फाइनेंशियल बिल सेकंड वो भी आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 117 क्लॉज 3 यानी कि पार्ट 3 में आपको देखने को मिलेगा। जो फाइनेंशियल बिल है वो सिर्फ डील जो करते हैं वो जो मैटर्स है उस पर ही नहीं, जो कि यानी कि ये समझिए जो भी फाइनेंशियल बिल जो आर्टिकल 110 में मेंशंस है अगर वो उससे भी डील करता है तो हमारा वो फाइनेंशियल बिल क्या हो जाएगा, एक मनी बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा मनी बिल, वो क्या हो जाएगा हमारा मनी बिल। अब यहाँ पे समझते हैं हम फर्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है उसके बारे में। देखिए, जो हमारा फाइनेंशियल बिल है उसमें हम सिर्फ बात करते हैं आर्टिकल 110 के मैटर्स को ही नहीं, इसमें हम बात करते हैं जो मैटर्स हैं जनरल लेजिस्लेशंस के उसके बारे में भी। यानी कि इन शॉर्ट आप ये समझिए कि जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है, सॉरी, यहाँ पे आपको मनी बिल्स भी देखने को मिलेगा इसके अंदर, और जो हमारा ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल, ये दोनों आपको क्या है फाइनेंशियल बिल्स फर्स्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो जैसे देखिए इसमें कुछ चीजें क्या कॉमन है
कि जो हमारा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है वो सिर्फ लोकसभा में ही क्या है इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, जिस तरीके से मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशंस की पहले ही रिकमेंडेशन से ले लिया जाता ताकि बाद में जरूरत ना पड़े, तो उसी तरीके से मनी बिल फर्स्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जो हमारा जो फाइनेंशियल बिल है कि इसमें क्या है, आप जैसे देख सकते हैं इसमें एक्सपेक्टेशन जो भी हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूसर है फॉर पासिंग अ फाइनेंशियल बिल इन द सेम एज अ ऑर्डिनरी बिल। यहाँ पे ये समझिए कि जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, आप यहाँ पे देखें, जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो ऑर्डिनरी बिल है वो अलग अलग स्टेज से होकर के गुजरता है और तब जाकर के जब प्रेसिडेंट उस पर अपने एसेंस दे देते हैं कि अपना परमिशन दे देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, तो वो बिल से एक्ट बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था, फर्स्ट रीडिंग स्टेज से निकलता है, फिर सेकेंड स्टेज से होकर के जाता है, फिर थर्ड स्टेज से। तो उसी तरीके से जो फाइनेंशियल बिल है, हमारा फाइनेंशियल बिल जो फर्स्ट है, सेम वही प्रोसेस रहता है जो हमें ऑर्डिनरी बिल के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा राज्यसभा है उसे रिजेक्ट और अमेंडमेंट इसमें क्या कर सकता है, जैसे कि जो हमारा जो राज्यसभा है के द्वारा या तो इसे अस्वीकार या संशोधन इसमें किया जा सकता है। कर में जैसे कमी हो या समाप्ति को छोड़, यानी कि जो भी हमारा समाप्ति है उसको छोड़ना हो या उसको छोड़ करके किसी भी सदन में संशोधन करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो फिर बात करते हैं दोनों क्या, यानी कि जब दोनों हाउसेस की बात करते हैं कि दोनों हाउसेस के बीच में क्या है, जब असहमति यानी कि दोनों हाउसेस के बीच में जब डिसएग्रीमेंट रहता है तब इसमें क्या है, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या है दोनों ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो उसमें फिर क्या है, जब दोनों हाउसेस में ये पास हो जाते हैं तब प्रेसिडेंट के पास इसे भेज दिया जाता है। जब यह राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है या तो इसे अपनी सहमति दे देते हैं या इसे रोक करके रख सकते हैं, लेकिन इसे दोबारा से रिकमेंडेशंस के लिए, रिकॉन्सिडरेशंस के लिए, फिर से विचार करने के लिए विधेयक को, बिल को वापस नहीं भेज सकते। ये हमारा फर्स्ट बिल में, यानी कि जो हमारा पहला जो फाइनेंशियल बिल है ये सिमिलर आपको दो चीजों में देखने को मिलेगा, एक मनी बिल और दूसरा ऑर्डिनरी बिल। सिमिलर वही चीज देखने को मिलेगा। जैसे मनी बिल क्या है, प्रेसिडेंट या तो उसको सिर्फ अपने पास होल्ड करके रख सकता है या तो उस पर साइन कर सकता है। वही चीज आपको फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में भी देखने को मिलेगा। जैसे ऑर्डिनरी बिल की जो पासेस की जो स्टेजेस है, किस किस स्टेज से होकर के वो गुजरता है, सेम वही स्टेजेस आपको फाइनेंशियल बिल फर्स्ट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट को फाइनेंशियल बिल सेकंड से अलग कर देती है। अब जैसे ये देखिए, जो फर्स्ट जाकर बात करते हैं, जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है, यानी कि जो हमारा वित्तीय विधेयक जो फर्स्ट सेकंड है, वे विधेयक यानी कि जो हम इसमें जो प्रोविंसेस हैं यानी इसमें इंक्लूडेड रहते हैं क्या क्या, जैसे कि आपका एक्सपेंडिचर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नो एनी मैटर ऑफ आर्टिकल 110। जैसे कि हमने फर्स्ट जो हमारा फाइनेंशियल बिल फर्स्ट था उसमें क्या था, आर्टिकल 110 के भी मैटर्स में इंक्लूडेड थे, लेकिन फाइनेंशियल बिल सेकंड में आपको क्या है, जो आर्टिकल 110 के जो मैटर्स है वो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल बिल सेकंड है उसके साथ जो व्यवहार किया जाता है सिमिलर ऑर्डिनरी बिल के साथ, जिस तरीके से जो प्रोसेस देखने को मिलता है, जो प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग है, सिमिलर वही प्रोसेस आपको फाइनेंशियल बिल सेकंड में भी देखने को मिलेगा। इसमें मनी बिल्स के जैसा कुछ भी चीजें देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं इसकी जो ओनली जो स्पेशल फीचर्स है, जैसे कि बात करते हैं कि जैसे कि जो हमारे इसका जो बात कर जो हमारा स्पेशल फीचर, यानी कि ये समझिए कि इन जो सदन है हमारे, यानी कि दोनों सदनों में, चाहे लोकसभा में ही इसे क्या है पेश किया जा सकता है। ये चीज, एक मिनट फ्रेंड्स। अब जैसे देखो, अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो फाइनेंशियल बिल है वो एकमात्र विशेष, इसकी जो विशेषता वो ये है कि जो भी बिल है उस पर क्या है, पर जो हमारे बिल्स है उस पर वोटिंग करने के लिए राष्ट्रपति की जो पूर्ण अनुमति की आवश्यकता इसमें भी होती है, जैसे हमने फर्स्ट फाइनेंशियल बिल में भी देखा था। लेकिन इसमें बात करते हैं जो इंट्रोडक्शंस है, या बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के लिए, इंट्रोडक्शंस की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ये चीज है कि जो कि हमारा फर्स्ट बिल को सेकंड बिल से अलग कर देता है, ये चीज याद रखिएगा। फिर बात करते हैं कि इसको जो इंट्रोड्यूस किया जाता है वो दोनों हाउसेस में किया जा सकता है, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, विदाउट किसके, प्रेसिडेंट के परमिशंस के बगैर भी।
फिर बात करते हैं कि अगर इन दोनों में या कोई भी हाउसेस के अंदर, यानी कि बात करते हैं या रिजेक्ट किया जाता है या अमेंडमेंट करना हो दोनों हाउसेस के लिए, तो या कोई अगर डेड लॉक हो तो इसके लिए भी क्या है, ज्वाइंट सिटिंग बिठाई जाती है, यानी कि गतिरोध में संयुक्त बैठक, इसमें ज्वाइंट सिटिंग बुला ली जाती है। फिर बात करते हैं प्रेसिडेंट कैन आल्सो गिव और विड्रॉल असिस्ट ऑफ रिटर्न द बिल ऑफ रिकमेंडेशन, यानी कि प्रेसिडेंट इसमें क्या कर सकता है, या तो इसको अपने पास होल्ड करके रख सकता है, रिटर्न कर सकता है दोबारा से रिकमेंडेशंस के लिए या दोबारा से पुनर्विचार करने के लिए। तो इस तरीके से जो आपका फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है, फाइनेंशियल बिल सेकंड को एक दूसरे से अलग करती है। अब बात करते हैं अमेंडमेंट बिल किसे कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट बिल के बारे में, अमेंडमेंट बिल, तो अमेंडमेंट बिल जब हमने एम लक्ष्मीकांत का जो फर्स्ट पार्ट था उसका चैप्टर हमने 10 डिस्कस किया था, अमेंडमेंट इन द इंडियन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस किया था उस चैप्टर 10 और जो हमारा प्रेसिडेंट वाला चैप्टर है चैप्टर 17, इन दोनों का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप देख लेना, ब्रीफली आपको समझ में आ जाएगा अमेंडमेंट बिल या प्रेसिडेंट की जो पावर्स है बिल्स के रिगार्डिंग में क्या क्या देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो इसमें क्या है कि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन और यूएसए, यहाँ पे हम दो कंट्री की बात करते हैं, तो अगर हम दुनिया का सबसे लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं वो है ब्रिटेन का फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट करना काफ़ी ज़्यादा क्या है, इजी है। वहीं पे अगर बात करते हैं जो दुनिया का जो सबसे ज़्यादा रेगेड का मतलब होता है कठोर कॉन्स्टिट्यूशंस है अगर अमेंडमेंट के मामले में, तो वो आपको देखने को मिलेगा यूएसए का। लेकिन हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो ना आपको ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा और ना ज़्यादा रेगेड यानी कि कठोर देखने को मिलेगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक यानी कि बात करते हैं लचीला, यानी कि ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा लचीला वाला देखने को मिलेगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। मेन कारण क्या है कि टाइम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि नीड ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के अनुसार क्या है, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम चेंजेस के मैटर की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो आर्टिकल 368 है पार्ट 20, पार्ट कौन सा है हमारा 20, इसमें क्लियरली मेंशन है कि किस किस प्रोसेस के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या है अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 3 तरीके के अमेंडमेंट्स देखने को मिलेगा। पहला है आपका सिंपल मेजोरिटी, दूसरा आपका देखने को मिलेगा स्पेशल मेजोरिटी, और थर्ड आपको देखने को मिलेगा, वो मिलेगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड यानी कि कंसेंट ऑफ स्टेट, जिसमें आपको क्या है कम से कम 50% स्टेट का क्या चाहिए होगा, इसमें सहमति की जरूरत पड़ेगी। तो इन 3 प्रोसेस से क्या है हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती केस के बाद क्या आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वो एवोल्यूशंस नहीं होना चाहिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर उसका एवोल्यूशंस नहीं होना चाहिए। यदि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करती है तो वो क्या माना जाएगा, अनलॉ माना जाएगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने किस में कहा था, केशवानंद भारती केस में कहा था। एक चीज और याद रखिएगा कि इसमें जो अमेंडमेंट बिल है
ये राज्यसभा, पहले समझिए लोकसभा, राज्यसभा, या जो प्राइवेट मेंबर है किसी के द्वारा भी ये बिल्स अमेंडमेंट बिल लाया जा सकता है, ये चीजें आप याद रखिएगा। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे कि बिल्स अगर पार्लियामेंट के अंदर लाया जाता है, उस पर डिबेट डिस्कशंस होता है, जब इस पे प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे भी अपना क्या है असिस्ट कर देंगे, यानी कि अपना साइन कर देंगे, तो वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, लेकिन 125 टोटल बिल रह चुके हैं, उसमें से 105 बारी अमेंडमेंट हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने जीएसटी लाया था, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने बांग्लादेश के साथ अपने लैंड डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व किया था। बाकी के जो अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुए हैं, आपको 102 से लेकर के 105 तक में बताना है कि क्या क्या अमेंडमेंट किए हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ये होमवर्क आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 4 काइंड्स के जो बिल्स थे उसके बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर 8 में। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज जो भी डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम जब लेक्चर 8 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट क्लियर करेंगे, तब जाकर के हम अपने लेक्चर को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब इसके बाद हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। तब हम अपना जो चैप्टर है 23 स्टार्ट करेंगे, जो कि है पार्लियामेंट्री कमिटीज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।